एक नजर मुख्य खबरों पर। इसरो को बड़ी कामयाबी, रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट RISAT-2B का मिशन सफल। PSLV C-46 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण। खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलेगी मदद। इसरो चेयरमैन ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। 2022 तक मजबूत, विकसित और समावेशी भारत बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा, सत्ता पाना नहीं बल्कि नए भारत का निर्माण है लक्ष्य। ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से बेवजह विवाद पर भी जताई चिंता। मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग। गुरुवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। ईवीएम से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए आयोग ने बनाया कंट्रोल रूम। राज्यसभा टीवी पर भी गुरुवार सुबह 7 बजे से विशेष कवरेज। दो 2019 से 2035 के बीच भारत में होंगे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले टॉप 10 शहर। शोध संस्थान ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट। सबसे तेज गति से विकास करने वाले शहरों में सूरत पहले, आगरा दूसरे, बेंगलुरु तीसरे और हैदराबाद चौथे नंबर पर। तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीतने के इरादे से टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना। 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पहला मैच। कप्तान विराट कोहली ने बताया, अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप। कोच रवि शास्त्री ने कहा, विश्व कप अभियान में होंगी धोनी की विराट भूमिका। आज फिर इसरो ने अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान भरी है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान PSLV C-46 के साथ भारत के हर मौसम के रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह RISAT-2B का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण तड़के 5:30 बजे किया गया। इसरो के मुताबिक PSLV-46 ने RISAT-2B को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफल तौर पर स्थापित कर दिया है। उपग्रह का वजन 615 किलोग्राम है और यह सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्रों में मददगार साबित होगा। सैटेलाइट अंतरिक्ष से भारत के दुश्मनों पर नजर रख सकेगा। इससे भारतीय सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने में आसानी होगी। RISAT सीरीज का पहला सैटेलाइट 2009 को लॉन्च किया गया था। इसरो प्रमुख के शिवन ने सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जताई। उन्होंने इस मिशन में लगे सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। के शिवन के मुताबिक RISAT-2B के बाद इसरो चंद्रयान 2 पर काम करेगा, जिसका 9 से 16 जुलाई के बीच प्रक्षेपण का कार्यक्रम है। इसरो 6 सितंबर तक चंद्रयान 2 के रोवर को उतारने को लेकर आशान्वित है। This PSLV, in addition to the RISAT-2B payload, main payload, is carried 2 important piggyback payload. That is, number 1, indigenously developed, realized by the Vikram processor, realized by Semiconductor Lab. First time is flown as a piggyback mode for NGC system. Second piggyback payload is the low-cost MEMS-based INS. It is going to revolutionize our in the future launch vehicle missions. Regarding the satellite, the RISAT-2B is expand synthetic aperture radar, which is a advanced Earth observation satellite operating in spotlight mode, strip mode, as well as mosaic mode. In this satellite, another very, very important, very complex new technology has flown. That is the 3.6 meter unfurlable radial rib antenna. और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। चुनाव नतीजों से पहले कल बीजेपी की तरफ से आयोजित एनडीए की बैठक में 36 घटक दलों के नेता शामिल हुए।
खास बात यह रही कि एनडीए की बैठक और डिनर के बाद एक प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया। प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले थे। अब एनडीए ने तय किया है कि आने वाले 5 साल में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर भी प्रतिबद्धता जताई है। एनडीए सच्चे अर्थों में भारत की ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का ये अलायंस है, इसी रूप में हम उसे देखते हैं। और साथ ही साथ 130 करोड़ जो है पॉपुलेशन की ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का अलायंस है, इस रूप में हम देखते हैं। और यह मैं मानता हूं कि इंडियन पॉलिटिक्स का यह एनडीए एक प्रिंसिपल पिलर बन चुका है। यह कुछ सैलिएंट पॉइंट्स हैं जो हमारे इस रेजोल्यूशन के, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। और सफलतापूर्वक डेवलपमेंट ओरिएंटेड और पब्लिक इंटरेस्ट में भी बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए हैं। उसके लिए भी एनडीए ने प्राइम मिनिस्टर को भी कांग्रेचुलेट किया है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कांग्रेचुलेट किया है। और साथ ही साथ और अधिक भारत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, भारतीयों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर जो गवर्नमेंट ने विगत 5 वर्षों में काम किए हैं, उसकी भी इस प्रस्ताव के अंदर श्री रामविलास जी पासवान ने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर चिंता जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएजी, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, पुलिस, सुरक्षा बल के संस्थानों पर विपक्ष के द्वारा किए जा रहे व्यवस्थित हमलों पर चिंता व्यक्त की गई। एनडीए ने पूरे भारत में जिस तरीके से गवर्नेंस हम लोगों ने चलाई है, उससे अपनी एक नई छाप छोड़ने में हम कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में भी जो कुछ पॉलिटिकल वायलेंसेज हुई हैं, उसको जो है कंडेम किया है इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत। और सीएजी, इलेक्शन कमीशन और जुडिशियरी से लेकर पुलिस और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके संस्थानों पर जो व्यवस्थित जो हमले किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उस पर जो है चिंता व्यक्त की गई है। और 2019 का लोकसभा चुनाव इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, इस रूप में देखा जाएगा। अब देश की जनता को यह भी विश्वास है कि अब नामुमकिन भी मुमकिन है। इससे पहले दिल्ली में कल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री की अपने मंत्रियों के साथ ये पहली मुलाकात है। बैठक में सहयोगी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सरकार में काम करने का मौका देने के लिए आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रिमंडल के साथियों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्री अमित शाह जी ने अपने विचार सर्वप्रथम रखे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां, चुनाव अभियान और सबका योगदान, उसके लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया। श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री पासवान जी, श्रीमती कौर, श्री आठवले जी, श्री अनुप्रिया पटेल जी, इन सब माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने अपनी बात मैं सभी के प्रति सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और उन्होंने कहा पूरी एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत ही परिश्रम करके सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में टीम के रूप में काम किया और उसका परिणाम हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
टीडीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीएस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और डीएमके आदि पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बैठक में कांग्रेस के अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, पीएसपी के सतीश मिश्रा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी मौजूद थे। वोटिंग के बाद से ही विपक्षी नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात जारी है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले देश के सियासी गलियारों में तेज हलचलें देखने को मिल रही हैं। विपक्षी दल आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने कल जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। किसके सिर सजेगा सेहरा और कौन होगा निराश? 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के लिए वोटों की गिनती कल होगी। लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना में हासिल सीटों के आधार पर नई लोकसभा का गठन और सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। करीब 2 महीने से ज्यादा समय तक चली मतदान प्रक्रिया में करोड़ों नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 8.4 करोड़ ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के किसी भी संसदीय चुनाव के मुकाबले इस साल 7 चरण में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन 67.11% मतदाताओं ने वोट डाला। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 23 मई को मतगणना वाले दिन के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। और राज्यसभा टीवी पर 23 मई यानी कल सुबह 7 बजे से आप नतीजों से जुड़ी पल पल की खबरें देख सकते हैं। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्यसभा टीवी ने भी रुझान, नतीजों और विश्लेषण के लिए विशेष प्रसारण की तैयारी की है। सुबह 7 बजे से हमारे संवाददाता मतगणना और राज्य के सियासी माहौल का ताजा घटनाक्रम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता पल पल की खबरें आप तक लाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो से राजनीति के जानकार रुझानों और परिणामों का सबसे सटीक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। राज्यसभा टीवी आपको रुझानों और नतीजों की प्रामाणिक और निष्पक्ष जानकारी देगा। पूरे दिन मशहूर राजनीतिक जानकार नतीजों का संतुलित विश्लेषण करेंगे। बीते कई चुनाव में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें पहुंचाता रहा है। और बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, इस बार भी राज्यसभा टीवी की टीम आप तक पहुंचाएगी सबसे तेज और सटीक रुझान, नतीजे और विश्लेषण। क्या होगा इन नतीजों का देश की राजनीति पर असर? तो 23 मई यानी कल सुबह 7 बजे से देखना ना भूलें राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और इसे लेकर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने राज्यसभा टीवी को बताया कि प्रसार भारती इस बार अलग अलग भाषाओं में यूट्यूब पर चुनावी नतीजे लाइव दिखाएगा। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती और यूट्यूब चुनावी नतीजों को लेकर अनोखा इनोवेशन करने जा रहा है। एक अनोखा इनोवेशन हम करने जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, जिस दिन परिणाम वगैरह घोषित होते हैं, तो काफ़ी सारा ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं, काफ़ी सारा फॉल्स नरेटिव एक तरह से बन जाता है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आए। तो इस माहौल में पब्लिक ब्रॉडकास्टर का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो एंड आज सिचुएशन ऐसा है कि टीवी चैनल्स के अलावा डिजिटल मीडिया पे भी काफ़ी लोग इलेक्शन के नतीजों को देखना चाहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मन में रखते हुए एक अनोखा पहल किया है यूट्यूब और प्रसार भारती ने कि पहली बार इस चुनाव के रिज़ल्ट्स के दिन कोई भी अगर भारत देश में यूट्यूब के मेन जो लैंडिंग होम पेज वेबसाइट है या यूट्यूब का मोबाइल ऐप है अगर खोलेगा, तो उस पर आप डीडी न्यूज़ का विंडो देखेंगे जिसमें कंटिन्यूसली रिज़ल्ट्स का स्ट्रीम आएगा। तो इससे एक ऑथेंटिक, क्रेडिबल
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोर्स फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स मिल जाएगा सभी को। और इसमें इसके अलावा उस लैंडिंग पेज पे ऑप्शन भी होगा जिससे कि लोग बाकी जितने भी भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा जो भारत के हर कोने से दूरदर्शन के चैनल्स जो लाइव उस दिन अपडेट देंगे विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों जहां असेंबली विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, तो ये सारा लाइव स्ट्रीम भी वहाँ मिल जाएगा। 14 से ज़्यादा उस दिन हम लाइव स्ट्रीम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूरदर्शन के सभी केंद्रों से। तो मेन एक विंडो होगा जिस पे आप इंग्लिश और हिंदी का रिजल्ट्स देख पाएंगे, और उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसके भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक तरह से एक लैंडिंग पेज हो जाएगा इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए, जो डिजिटल माध्यम से हम सारे देश भर में सभी को दे पाएंगे। तो राज्यसभा टीवी ने भी विशेष प्रसारण की पूरी तैयारियां कर रखी हैं कल की मतगणना को लेकर। राज्यों में मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी है जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, और साथ ही हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हैं हमारी संवाददाता अनु दीवान। नवविक्रम, पहले अगर आपका रुख करें तो बताइए कल मतगणना को लेकर आपको मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? प्रीति, मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां अपनी पुख्ता कर ली हैं। यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, जो स्ट्रांग रूम है। साथ ही जो हमने पहले देखा था कि जो वीवीपैट है या ईवीएम, पूरा जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट है, उसे जो स्ट्रांग रूम है वहां तक ले जाने के लिए सघन सुरक्षा की व्यवस्था थी। साथ ही जिस तरीके से खबरें आई वीवीपैट ईवीएम को लेकर, तो चुनाव आयोग ने यहाँ जो राज्य चुनाव आयोग है उसने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बातचीत भी की और एक बैठक बुलाकर अगर उनके मन में कोई सवाल है उन सवालों के जवाब दिए। तो कुल मिलाकर एक तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के नतीजों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां अपनी पुख्ता कर ली है। अब 23 मई का इंतजार है। राजनीतिक दलों के दिलों में धड़कनें तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने भी यहां पर अपनी तैयारियां कर ली हैं। राजनीतिक जो कांग्रेस बीजेपी के लोग, यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, ऐसे में उसके लोग जो मतगणना केंद्र हैं उनके आसपास निगरानी भी बनाए हुए हैं। यहाँ जो भोपाल में प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, वो भी मतगणना केंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जी बिल्कुल नवविक्रम, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा भी जुड़ गए हैं जो कि इस समय वाराणसी में मौजूद हैं। पंचानन, आप एक कहें कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो वाराणसी है वहाँ मौजूद हैं। मतगणना को लेकर हमें बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव आयोग की तैयारियां तो होती ही हैं, तमाम जो बड़े दल हैं वो भी काफी मुस्तैद रहते हैं मतगणना को लेकर। जी प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, एक बार यहाँ से सांसद रहे हैं और दोबारा यहाँ से फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मतगणना की जो तैयारियां हैं वो यहाँ वाराणसी में एक पहाड़िया मंडी जगह है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, वहाँ पर की गई है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पहाड़िया मंडी का वो जगह है जहाँ पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है, और मतगणना की जो तैयारियाँ हैं वो उनके लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं। पंडाल लगे हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखिएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ स्टेट पुलिस जो यूपी पुलिस है उनको भी लगाया गया है। और मेरे दाहिनी तरफ भी पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर तमाम रात भर से पहरेदारी भी कर रहे हैं। कारण ये है कि हर पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं कि क्या कोई ईवीएम मशीनों को लेकर जो तमाम शंकाएं सवाल होते हैं तो उनको भी ये गार्ड करना होता है, और साथ में अंदर मौजूद भी रहते हैं। कल जब ये पोलिंग यहाँ पर मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे, तो ये अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी उसको एक वॉच करते हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा माहौल दिख रहा है। यहाँ पर मतगणना की पूरी तैयारियां हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है इसलिए लोगों की नज़रें भी हैं। हालांकि लोगों का जहाँ तक मानना है कि प्रधानमंत्री एक बड़े अंतर से जीत सकते हैं, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि 23 तारीख को यहाँ पर नतीजे क्या रहते हैं। प्रीति, बिल्कुल। अब थोड़ा सा उत्तर पूर्व का रुख करते हैं। असम में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनु दीवान। अनु, अगर उत्तर पूर्व की बात की जाए और खासकर असम की बात की जाए तो आप बताइए मतगणना को लेकर वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पे उत्तर पूर्व में भी खास नजर रहती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, और अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस भी तो अपनी पूरी कोशिश करके यहाँ पे मतदान हो चुका है और अब सिर्फ इंतजार है 23 तारीख का।
23 तारीख की तैयारी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी की जा चुकी है। एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जा चुकी है। अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी हुई है, और बाहर जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन के जरिए उन ईवीएम मशीन्स के ऊपर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी हैं जो वो तैनात की जा चुकी हैं। अब सभी को इंतजार है सिर्फ एक रात का, यानी कि कल सुबह 23 तारीख का, जब यहाँ पे ईवीएम मशीन्स खुलेंगे। लेकिन ईवीएम मशीन खुलने से पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। अब कुछ ही घंटे बचे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं 23 तारीख के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। चाहे एग्जिट पोल कुछ बिल्कुल हर एक को इंतजार है अब कल की मतगणना को लेकर। और जैसे आप सभी ने हमें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए, हर राज्य पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त के साथ कल की मतगणना के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। नवविक्रम, पंचनन और अनु, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से याद दिला दें कि राज्यसभा टीवी ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता की हुई हैं आप तक सबसे पहले सटीक रुझान और नतीजे और उनका विश्लेषण पहुंचाने की। तो कल सुबह 7 बजे से हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बात कुछ और है खबरों की। विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाले शहरों की सूची में सूरत को फिर एक बार नंबर 1 पर चुना गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जारी लिस्ट में दुनिया के ऐसे शहरों के नाम शामिल हैं जिन्होंने बीते समय में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा विकास किया है। और लिस्ट के टॉप पर गुजरात के सूरत का नाम है। सूरत को देश में डायमंड निर्माता शहर के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी के आधार पर गुजरात का सूरत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला शहर है, जबकि आगरा दूसरे, बेंगलुरु तीसरे और हैदराबाद चौथे नंबर पर है। वहीं नागपुर 5वें, तिरुपुर 6ठे पायदान पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की सूची में सौराष्ट्र का राजकोट शहर 7वें पायदान पर है। और लिस्ट के मुताबिक बीते समय में इस शहर ने तेजी से विकास किया है। खेल की दुनिया से अहम खबर, भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 30 मई से शुरू हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए विराट कोहली की कप्तानी में रवाना हो गई है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कप्तान कोहली ने कहा है कि विश्व कप उनके और टीम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस साल विश्व में खेलने वाली सभी टीमें काफी संतुलित हैं और ऐसे में भारत को जीत हासिल करने के लिए अपना 100% देना होगा। 2 बार विश्व कप खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 जून को दक्षिण अफ्रीका से साउथहैम्पटन में खेलना है। इसके बाद वो 9 जून को मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया से लंदन के किंगस्टन ओवल में भिड़ेगी। 13 तारीख को भारत ट्रेंट ब्रिज मैदान पर कीवी टीम के सामने होगा। So we're not worried about anyone's headspace. Everyone was very confident. They were enjoying their cricket, and that's about the only thing you require from them. And playing their first World Cup, look, a team that does well in the World Cup is the one that can handle pressure well, as I said. And secondly, try and be as normal as possible. Looking at the magnitude of those games, the team that stays more focused and more balanced is the team that goes a long way in the tournament. So our focus will be that. बात खास शख्सियत की। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का प्रबल विरोध किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।